नमस्कार मित्रों। बंगाल के एक बार फिर विभाजन की सूचनाएं मिल रही हैं। सुनने में आ रहा है कि यहाँ की समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे 3 भागों में बांटने का मन बना लिया है और इनमें जो मुस्लिम बहुल इलाका होगा उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। मित्रों, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन बता दें अपने इस नए व छोटे व गुमनाम से चैनल में मैंने 9 मई 2021 को तारीख याद फिर से सुन लीजिए, 9 मई 2021 को एक वीडियो अपलोड किया था। नाम था उसका बंगाल हिंसा, ये कदम उठा सकती है केंद्र सरकार। बंगाल हिंसा, ये कदम उठा सकती है केंद्र सरकार। आप चेक कर सकते हैं इस वीडियो को। उस समय बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर के तमाम तरह के विशेषज्ञ अपनी अपनी राय प्रकट कर रहे थे। कोई कहते थे कि 356 लगा दिया जाए, राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो कोई कहते थे कि आफ्सपा लगा करके सेना के हवाले कर दिया जाए। भिन्न भिन्न राय थी। लेकिन मैंने तब कहा था, इन सभी का विश्लेषण किया था और मैंने उस समय कहा था कि बंगाल की समस्या का स्थायी समाधान इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने में है। उस समय दूर दूर तक किसी ने इस बात को नहीं कहा था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, लेकिन मैंने उस समय ही कहा था कि बंगाल की समस्या अगर सरकार स्थायी रूप से हल करना चाहती है तो उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करें। क्यों करें, बाकी जो है समाधान वो क्यों इतने कारगर नहीं होंगे, ये सब मैंने उस विश्लेषण करके चर्चा करके बताया था। आप वीडियो को सुन करके आप देख सकते हैं। खैर दोस्तों, जिस तरह मनुष्यों का भाग्य होता है, मनुष्यों के ग्रह नक्षत्र होते हैं, उनकी नियति होती है, उसी तरह स्थानों के भी होते हैं, देशों के होते हैं, प्रांतों के होते हैं, नदियों और पहाड़ों के होते हैं, समाजों और समुदायों के होते हैं। भिन्न भिन्न जो धर्म है उनके होते हैं। नियति की डोर से सब बंधे हुए हैं। तो बंगाल में की जाने क्या कैसी नियति है, जाने क्या ग्रह नक्षत्र हैं कि ये जो प्रदेश है ये बार बार विभाजन की विभीषिका से गुजर रहा है। पहली बार इसे 1905 में विभाजित किया गया और इसे 2 भागों, पूर्वी बंगाल व पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। इसकी मांग वहां के मुसलमानों ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि पूर्वी बंगाल में वे बहुमत में थे और चाहते थे कि उनका बहुमत वाला जो हिस्सा है वो अलग कर दिया जाए, जहां वो मनमानी कर सकें, अपने हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से चीजें कर सकें। वहां जो मुख्यमंत्री बने वो उनके हिसाब का बने। इस तरह से उन्होंने इसकी मांग की थी। ये 1905 की बात है। मतलब कि उस समय बंगाल की जो आबादी थी वो ऐसी नहीं थी कि पूरे बंगाल में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बन पाता। लेकिन खैर मुसलमानों ने ये मांग उठाई और लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, उन्होंने बंगाल बांट दिया। हालांकि हिंदू राष्ट्रवादियों ने इसका प्रबल विरोध किया और आखिरकार 1911 में, मात्र 6 साल बाद, ये विभाजन रद्द कर दिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, छूत लग जाना, तो बंगाल को तो जैसे विभाजन की छूत लग गई थी 1911। और इसके बाद थोड़े ही समय के बाद 1946, देशों प्रदेशों के इतिहास में इतना समय कोई ज्यादा नहीं होता है, तो 1946 में बंगाल के असेंबली चुनाव में
मुस्लिम लीग की सरकार बनी। अब आप देखते रहना, पहले पूरे बंगाल में ये अपनी सरकार नहीं बना सकते थे, लेकिन 1946 में पूरे बंगाल में इन्होंने अपनी सरकार बना ली। वो कैसे बनाई उसके लिए भी बहुत है, अंग्रेजों ने किस तरह से मुसलमानों के लिए अलग से सीटें निर्धारित की, वो सब चीज़ें हैं, उन पर अलग से कभी चर्चा का मौका लगा तो कर सकते हैं। तो 1946 के असेंबली चुनाव में मुस्लिम लीग की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बना सोहरावर्दी, जिसे इतिहास में द बुचर ऑफ बंगाल के नाम से याद किया जाता है। उसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया। इतना भयंकर था यह हत्याकांड कि इसे कोलकाता का भयानक हत्याकांड के नाम से भी, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स कहते हैं इसे, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके पहले तक मुस्लिम लीग की जो भारत के विभाजन की मांग थी और पाकिस्तान बनाने की मांग थी, इसे भारतीय नेता स्वीकार नहीं कर रहे थे। महात्मा गांधी ने भी कह दिया था कि भारत का विभाजन उनकी लाश पर होगा, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे का स्वरूप देख करके ये सब के सब हिल गए, और जो लोग भारत के विभाजन के यानी कि पाकिस्तान के निर्माण के प्रबल विरोधी थे, वे भी अब ये सोचने लगे कि यार पाकिस्तान को बन जाने दो, बांट दो भारत को, ये टंटा हटे। और इस तरह से ये जो हिंसा हुई थी बंगाल में सोहरावर्दी के नेतृत्व में, उसका अल्टीमेट रिजल्ट ये आया कि 15 अगस्त 1947 को न केवल बंगाल का विभाजन हुआ, बल्कि पूरे भारत का विभाजन हो गया और भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए अखंड भारत के स्थान पे। इस दौरान जो हिंसा व रक्तपात हुए, महिलाओं पर जो अत्याचार हुए, बच्चों पर जो अत्याचार हुए, इन्हें देख करके तो पिशाच भी शर्मा जाए। जिहादी मानसिकता वालों ने भारत के साथ जो किया, जाने कैसे भारत के लोग हैं, बहुत जल्दी चीजों को भूल जाते हैं। अब देखिए, अभी बहुत समय नहीं बीता है, 75 वर्ष, 1946 के बाद 75 वर्ष। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और ये 75 वर्ष हो गया है, और 75 वर्ष में फिर वही की वही परिस्थितियां बन गई। तब भी हिंसा के कारण बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया गया और आज भी वही हो रहा है। दोस्तों, मैंने बार बार कहा है कि इतिहास स्वयं को दोहराता है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम इतिहास से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते। खैर, बंगाल को 3 भागों में बांटने का विचार है। एक भाग गोरखालैंड वाला होगा, जो वैसे भी भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बंगाल का हिस्सा होकर भी बंगाल का हिस्सा नहीं है। वो अलग तबीयत का है, अलग कैरेक्टर का है, अलग संस्कृति का है। दूसरा, मुस्लिम बहुल हिस्सा, जो कि अपने आप को पाकिस्तान समझता है। इतना खतरनाक बन चुका है, ये इतना खतरनाक बन चुका है कि वहां ना तो पुलिस की चलती है, ना तो सरकार की चलती है। सुनने में तो आ रहा है कोई गांव है जहां शरिया लागू हो चुका है। और तीसरा हिस्सा वो होगा जो हिंदू बहुल। तो इस तरह से बंगाल को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, और जो मुस्लिम बहुल हिस्सा होगा, है ना, जो कि बंगाल का बीमार हिस्सा है, उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, जिससे उसका इलाज किया जा सके। तो मित्रों, अब एक सुझाव मेरा भी सुन लीजिए। बंगाल की बीमारी का इलाज दवा नहीं, ऑपरेशन है, सर्जरी। ये और सर्जरी भी, ऑपरेशन का नाम भी बता दें हम। बंगाल की बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, और उस ऑपरेशन का नाम भी सुन लीजिए। वो ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑल आउट। जिस तरह से कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, वैसे ही बंगाल में भी ऑपरेशन ऑल आउट की जरूरत है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश बने, ये साधारण केंद्र शासित प्रदेश न बने,
यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी कि आफ्सपा लगा करके इसे सेना के हवाले कर दिया जाए। और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए यहाँ पे हैं, उन्हें न केवल इस इलाके से बल्कि पूरे बंगाल से और पूरे भारत से ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जाए और डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाए, उनकी नागरिकता रद्द कर दी जाए और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाए। यदि उनके देश उन्हें लेने से मना करते हैं तो उन्हें उसी तरह बंगाल की खाड़ी के किसी टापू पर फेंक दिया जाए जिस तरह बांग्लादेश ने रोहिंग्या मुसलमानों को फेंका हुआ है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने इन घुसपैठियों को भारत में बसाने, उनके दस्तावेज बनाने में मदद करी है, उन्हें भी पहचाना जाए और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए, फिर वो चाहे कितने भी बड़े क्यों हों, कितनी भी हैसियत वाले क्यों हों। जो लोग बंगाल की हाल की हिंसा में जिम्मेदार पाए गए हैं, उन्हें पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया जाए और केस इतने कठिन बनाए जाए कि उन्हें जमानत न मिलने पाए। इन मुस्लिम घुसपैठियों को इनके साथ इस तरह की डीलिंग की जाए, इस तरह इन्हें डील किया जाए कि आगे से ऐसे किसी घुसपैठी को भारत में घुसने के पहले 100 बार सोचना पड़े। मित्रों, यह ढूल पुल नीति से यह काम होने वाला नहीं है। आयरन विल से पटेल साहब जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, एक्शन लेने की क्षमता चाहिए। यह ढूल पुल नीति से अब यह काम नहीं होने वाला है। अब इस पे कठोरतम कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बंगाल की समस्या बहुत पेचीदा हो चुकी है, इन्हें सामान्य उपायों से इन्हें हल नहीं किया जा सकता। बीमारी असामान्य है तो इलाज भी इसका असामान्य ही होगा, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी कोताही बरती गई तो भारत की एकता और अखंडता के लिए भारी खतरा है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो लाइक करें। आप अपने विचार भी रख सकते हैं, अच्छा लगेगा आप रखें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।